हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर, और आज का ये वीडियो होने जा रहा है हमारा पार्ट 2। टॉपिक वही है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, आइए एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक्स हैं जिनको हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था, और साथ साथ हमने नंबर लाइंस पे भी बात किया था। ठीक है ना, नंबर लाइन मतलब नंबर लाइन पे कैसे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम लोग सीखे थे। और कन्वर्जन भी सीखे थे ना। कन्वर्जन मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इस चीज को हम लोग सीखे थे पार्ट 1 में। इस पार्ट में हम लोग जो 4th नंबर टॉपिक है और 5th नंबर टॉपिक, ये दो को हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कंप्लीट कर लेने के लिए, है ना। जिसमें हम लोग पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझेंगे, डिफाइन करेंगे, और फिर कैसे हम लोग किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, सपोज करिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये सेम साइज के हैं, ठीक है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज के हैं। अब आपने क्या किया कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स में नहीं, 3 इक्वल पार्ट्स में। और किसी ने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब अगर हम इसके एक पार्ट की बात करें तो इसको जब हम एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3, मतलब 1/3। अब ये जो आप देख रहे हैं इसके हम लोग 2 पार्ट की बात करते हैं, तो इसको एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/6। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पार्ट को हम लोग ले रहे हैं और यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्ट 6 है। यहाँ पे एक पार्ट को ले रहे हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्ट 3 है ना। तो अगर आप ध्यान दें, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम साइज का है और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया और इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, मगर इसका जब हम एक पार्ट की बात करें तो आप इसके 2 पार्ट के बराबर ही हो जा रहा है ना। यानी इसका 1/3 और इसका 2/6 इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, देखने में तो ये 2 अलग अलग फ्रैक्शंस लग रहे हैं। दिस इज 1/3 और दिस इज 2/6, देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअली में वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो देखने में अलग अलग लगे लेकिन उनका वैल्यू सेम हो, ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, मतलब हियर 1/3 इज इक्वल टू 2/6। ठीक है, उसी तरह से आप इसके सिर्फ अभी हमने जैसे सपोज करिए 2/6 मतलब 6 पार्ट में डिवाइड किया तो 2/6 लिख रहे हैं, लेकिन अगर यही सेम साइज का कोई और ऑब्जेक्ट लें और इस बार उसको हम लोग 12 पार्ट में डिवाइड कर दें, या 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इस 9 में 3 पार्ट्स को हम लोग शेड कर देते हैं। अब इस 3 पार्ट को अगर हम लोग एज ए फ्रैक्शन लिखे तो क्या लिखेंगे, 3/9। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसका जो 3 पार्ट है इसके 2 पार्ट के बराबर और इसके 1 पार्ट के बराबर है। मतलब अभी भी ये क्या है, आपस में बराबर ही है तीनों। मतलब क्या, 1/3, 2/6 एंड 3/9, ये तीनों देखने में अलग अलग फ्रैक्शन है लेकिन इनका वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को ही हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना हो किसी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन का, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं 1/3 का। 1/3 एक फ्रैक्शन है। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो 2 तरीका है। एक तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, और एक दूसरा है बाय डिवीजन। दो तरह से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड तब भी एप्लीकेबल है
जब गिवन फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो तब। अगर गिवन फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो हम लोग डिवीजन मेथड से उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं फाइंड कर पाएंगे, है ना। और ये जो मेथड है ये किसी भी फ्रैक्शन का हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 1/3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपने, है ना, तो इसको हम लोग डिवीजन मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तो क्या करेंगे, तो जैसे 1/3 है तो हम दोनों ही फ्रैक्शन में 2 से दोनों ही उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या मिला 2/6। ठीक है, अब हम क्या किए, अगली बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 3/9। आपने देखा था पिछली बार भी 1/3, 2/6 और 3/9, है ना। 1/3, 2/6 और 3/9 ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे। अब अगर हम लोग इसी 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से कहने का मतलब है दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो क्या मिलेगा 4/12। अब ये 4/12 क्या होगा, 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, अब ऐसे देखा जाए तो चारों ही आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब हम लोग किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। और कितना फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग जितना चाहें उतना फाइंड कर सकते हैं, ना। इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी फाउंड ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है आपकी कितनी की रिक्वायरमेंट है। अभी जैसे 4 की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। और याद रखिए वो जो फ्रैक्शन है वो खुद का भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, ये बात याद रखिएगा, है ना। 5 बोला जाए तो 5 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अब डिवीजन मेथड से हम लोग कब निकाल सकते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए कोई एक फ्रैक्शन है 28/36। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, तो अगर कोई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर होता है तो समझिए कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और इस सिचुएशन में उसको हम लोग डिवीजन के मेथड से उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पाएंगे कि 28 और 36 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो दोनों को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 14/16। तो अब ये 14/16 क्या मिला हमें, 28/36 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला। ठीक है, चलिए अभी भी आप देख रहे हैं कि ये 28 और 36 4 से भी डिविजिबल है आपस, मतलब दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा 7/9। तो डिवाइड करके हम लोग सिर्फ यही 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर पाए, है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं, है ना। तो बस आप समझ गए होंगे कि डिवीजन के प्रोसेस से हम लोग बहुत लिमिटेड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग जितना चाहे उतना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूस ए फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी जो मैंने यहाँ पे बताया बेसिकली यही है, वो कोई भी एक ले लीजिए, जैसे 72 डिवाइडेड बाई 81। अब ये जो फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, अगर कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका मतलब क्या, और नहीं है तो उसका मतलब क्या। तो चलिए अभी समझते हैं इसको। कोई भी फ्रैक्शन का अगर कॉमन फैक्टर आपको मिल जाता है 1 के अलावा तो समझिए कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। अभी आप देखेंगे 72 और 81 ये दोनों ही 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 on 27। ठीक है, तो 24/27 मिला हमें। तो अब क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो उसको चेक करने के लिए फिर से हम देखेंगे क्या अभी भी कोई इनमें कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। तो आप पाएंगे यस अभी भी 3 इसमें कॉमन फैक्टर है, तो फिर से 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 8 टाइम्स में 9 टाइम्स में। अब आप देखिए 8 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इसका मतलब कि 8/9 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शन था 72/81 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 8/9। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए,
कि हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करने में 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़े, है ना। 2 बार हमने 3 से डिवाइड किया। तो अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 1 टाइम में ही ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर हम लोग 78 और 81 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो होगा 9। तो अगर हम दोनों को 9 से डिवाइड कर दें तो एक ही स्टेप में हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या सीखा कि किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से उनको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम लोग इतनी बातों को जो सीखे उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखिए, राइट फ्रैक्शंस फॉर ईच फिगर मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन द 2 सेट्स। यहाँ पे जितने भी फिगर्स दिए गए हैं उनके लिए आपको एक फ्रैक्शन लिखना है और फिर अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिख रहे हैं तो उनको मैच करना है सेट 1 को सेट 2 से। तो देखिए, ये जो हमारा पहला फिगर है इसमें आप देख रहे हैं कि एक होल पार्ट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4, क्योंकि इसमें एक ही पार्ट शेडेड है ना। ये भी एक सर्कल है, इसको कितनी पार्ट में डिवाइड किया गया है काउंट करते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11 हो गया। ओके, तो ये 20 पार्ट्स है ना, 20 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और 20 में ये कितने पार्ट शेडेड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पार्ट शेडेड है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 15/20। ठीक है, पहले हम लोग उसको एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो 1/2 हो गया। और ये कितने पार्ट में डिवाइडेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12। और 12 में कितने पार्ट्स शेडेड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जाएगा 8/12 और ये हो जाएगा 2/6। सिमिलरली ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/3, 5/10 और ये 12/16। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमको मैच करने हैं ना, तो आप देख सकते हैं यहां पे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है 1/4 और ये भी 1/4 है। इसके अलावा कोई और है नहीं, तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो इसी के साथ मैच कर रहा है। अब 15/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है इस सेट में से? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं ना। तो 15/20 को रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये 3 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स में और ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये हो गया 3/4। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा है जो 3/4 हो रहा है, तो हाँ ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 4 से 3 टाइम्स में और 4 से 4 टाइम्स में। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट हो रहा है वो हो रहा है ये वाला फिगर। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 5/10 है, ये 5/10 आपका हो जाएगा 1/2, तो ये इससे मैच करेगा। 1/3, तो ये देखिए 4 2 = 8 और 4 3 = 12, ये 2/6 हो जाएगा आपका 1/3, मतलब ये इससे मैच हो जाएगा। बचा कौन, ये बचा है 2/3, तो 6 2 = 6 3 = मतलब ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबको पहले एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किया, फिर उसको हम लोग सिंप्लीफाई किए और फिर जो मैच कर रहा था उसको मिला दिए, दैट्स ऑल। ठीक है, अब राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो बहुत इजी है,
तो देखिए 2/5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला तो खुद ही हो जाएगा ये, दूसरा के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, है ना। बार बार मल्टीप्लाई, मतलब मन में मल्टीप्लाई करके आंसर आप लिख सकते हैं। अब फिर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 6, 5 में 3 से करिएगा तो 15, 2 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा 8, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20, 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 20, 5 हो गया। इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेना है, ठीक है। और आपने ध्यान दिया कि हम मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बट आप फिर भी इसको मल्टीप्लाई करके ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे, ठीक है। अब राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/5 हैविंग डिनोमिनेटर 25, मतलब यहां पे आपको एक कंडीशन दिया गया है कि आपको 4/5 का ऐसा फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, मतलब यहां पे आपको भरना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, हियर इसको अगर हम x मान लें, तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल होते हैं, मतलब x इंटू 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 25, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 25/5, मतलब 20, x का वैल्यू 20 हो गया, तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/25, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहां भी कर सकते हैं आसानी से। इसमें आपका न्यूमरेटर 8 है, मतलब 4/5 को लिखिए और न्यूमरेटर 8 और नीचे आपका x मान लीजिए, y मान लीजिए, फिर वही अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 5, और फिर x का वैल्यू निकाल लीजिए जो आएगा, फिर उसको पुट कर दीजिएगा, वही हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 8 का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, x का वैल्यू आना चाहिए 10, तो लिख दीजिए इज इक्वल टू 8/10, वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बहुत ईजी है। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे अभी मैंने बनाया था वैसे ही यहाँ पे खाली जगह है, खाली बॉक्स है, आप इसको x मान लीजिए और फिर x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ भी आप इसको y मान लीजिए, किसी को कहीं पे z मान लीजिए, कहीं पे a मान लीजिए, और वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे उसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम हियर, यहाँ भी वही करना है आपको, और देखिए ये भी वही है जैसा हम लोग कर रहे थे अभी। हाँ, अब ये आगे हमें यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस दिए गए हैं, हमें चेक करके बताना है कि ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इजी है ये भी, पहले लिख लेते हैं। क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो पहला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, 7 इंटू 14 कितना होगा, 98, और 5 इंटू 15 75, तो बराबर नहीं आया, तो लिख देंगे सिंस 98 इज नॉट इक्वल टू 75, देयरफॉर 7/15, 5/14 are not equivalent fractions, ठीक है। सेम इसी तरह से आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ये वैल्यू आपको चेक करना है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है हमारा, तो ये है पहला क्रॉस प्रोडक्ट 98 और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट 75, ये दोनों अगर बराबर हो गया तो लिख देंगे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और बराबर नहीं हुआ तो लिख देंगे नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करना है, ओके, तो रिड्यूस करना है, ये क्वेश्चंस जो है थोड़ा रिपीट हो गया है।
चलिए, तो ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, ठीक है। रिड्यूस फॉलोइंग इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे बनाए हुए हैं। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे सपोज कीजिए 112 एंड 96, ठीक है, 96 बाई 112। अब इसको हमको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम या तो 1 बाई 1 करें, जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों ही इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, या हम क्या कर सकते हैं, दोनों का HCF फाइंड कर लेते हैं, 96 और 112 का रफ में। 96 16 ओके, तो HCF क्या हो गया, 16 आ गया। तो हम लोग 96 को भी 16 से डिवाइड कर दे रहे हैं और 112 को भी 16 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 96 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और इसको करेंगे तो 7 आएगा, यही हो गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल लीजिए रफ में, और जो HCF आएगा, जैसे यहाँ पे HCF क्या है हमारा 16 आया, तो 16 से हम लोग दोनों में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल है। ओके, अब ये एक क्वेश्चन है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो आसिफ के पास 30 टॉफीज है ना, कमल है 27 टॉफीज और मीना है 20 टॉफीज, मतलब इनके पास इतने टॉफी रखे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, एक हफ्ते बाद आसिफ जो है 10 टॉफी खा गया अपना, ठीक है। तो अब पहले इस इंफॉर्मेशन को हम लोग लिखते चलते हैं। नंबर ऑफ टॉफीज आसिफ हैड 90, ठीक है। तो द फ्रैक्शन ही एट अप, द फ्रैक्शन ऑफ टॉफी ही एट, कितना खाया है, 10 टॉफी खाया है। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इट्स नॉट 90, इट्स 30। आसिफ के पास 30 टॉफी था और खाया कितना है, वो 10 खाया है, मतलब 10 को ऊपर लिखेंगे, 30 को नीचे लिखेंगे, टोटल नंबर नीचे लिखते हैं, और जो उसमें खा गया या जिसकी बात कर रहे हैं वो ऊपर रहता है। तो कितना हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3। ओके, सिमिलरली द फ्रैक्शन ऑफ टॉफी, कौन, आसिफ 10 खाया ना, कमल कितना खाई है, 9 खाई है, 9 टॉफी खाई है, और कमल के पास था कितना, 27। अब यहां भी 30 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, कमल 9 टॉफी खाई है लेकिन उसके पास था कितना, 27, तो यहाँ पे 27 रहेगा डिनोमिनेटर। अब इसको भी आप कटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, 9 3 27 होता है। अब फिर उसी तरह से द फ्रैक्शन ऑफ टॉफी, और कौन है, मीना है, मीना 8, मीना कितना खाई है, 30 टॉफी खा गई और उसके पास था कितना, 90 था। ये ध्यान दीजिए, मीना का ध्यान देना है, मीना 30 खाई है 90 में से, तो 30/90। अब अगर यहाँ भी आप 30 से 9 डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा और ये 3 टाइम्स में, तो तीनों का बराबर आ रहा है, देखिए 1/3 1/3 एंड 1/3। तो हम कह सकते हैं क्या, कि चेक इफ ईच हैज ईटन एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज और हर टॉफीज और नॉट। क्लियरली अब देखिए ना, तीनों का 1/3 है, तो क्लियरली ईच हैज ईटन एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ ट्रॉफीज, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या कंप्लीट किया।
तो बेसिकली हमने ये 4 और 5 ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट किया है और इस पर हमने न्यूमेरिकल्स किया है, ठीक है ना। तो होपफुली जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग ये जो बचे हुए दोनों टॉपिक्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।